हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मिस्टर BL विश्वकर्मा। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को जो है इंग्लिश पढ़ाते हैं। एक बार पुनः आप लोगों को जो है हमारे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देखेंगे। इंस्ट्रक्शन आपके सामने है कि फ्लेमिंगो की बुक है और पोइट्री का सेक्शन है, जिसमें आपके पास एक सेंट्रल आइडिया आती है। मीन्स दिस क्वेश्चन कंटेन्स द नेम ऑफ द 3 पोएम्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक इंग्लिश फ्लेमिंगो। मीन्स दिस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कंटेन्स निर्धारित है द नेम ऑफ द 3 पोएम्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक इंग्लिश फ्लेमिंगो पोइट्री। यू हैव टू राइट सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ देम। दिस क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। कहने का मतलब यह है, आपको एग्जाम में इसके जो है तीन क्वेश्चंस मीन्स 3 क्वेश्चंस करके दिए रहेंगे। मीन्स सेंट्रल आइडिया के रूप में 3 दिया रहेगा, 3 में से आपको 1 करना होगा और यह आपको जो है 4 नंबर दिलाएगा। कितना नंबर दिलाएगा? 4 नंबर दिलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया के रूप में पहला चैप्टर आपके सामने कौन सा प्रस्तुत किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप देख लेंगे सेंट्रल आइडिया के रूप में पहला चैप्टर आपके सामने है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 ऑलरेडी यू हैव नोन अबाउट इट दैट कि दिस चैप्टर मीन्स दिस पोइट्री दिस पोएम इज composed by Indian author Kamala Das. Indian author Kamala Das, she is a very popular and confessional writer. वो हमेशा एक बेबाक लेखिका हैं, बहुत ही खुल के लिखती हैं और उसी तरह ये अपना अनुभव शेयर करती हैं, जिसका टाइटल है माय मदर एट 66। क्वेश्चन देखेंगे, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। मीन्स 3 पोएम्स, इसी पोएम में 3 पोएम्स दिए रहेंगे, 3 में से आपको 1 करना होगा और जो आपको 4 नंबर दिलाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि माय मदर एट 66 आप पहले से ही जान चुके हैं कि माय मदर एट 66 पोएम कंपोज्ड बाय कमला दास। आइए हम सेंट्रल आइडिया के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? सेंट्रल मीन्स मध्य, सेंट्रल मीन्स सारांश या मध्य, और आइडिया मीन्स विचार। मीन्स इस पोइट्री का पूर्ण विचार क्या है, पूर्ण मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, वही इसके बारे में आपको संक्षेप में लिखना होता है किसी भी चैप्टर के बारे में। ठीक, तो देखेंगे यह क्वेश्चन आपके 2022 और 23 देखिए कई बार ये पूछा गया है और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, क्या लिखा गया है। तो अध्ययन करेंगे हम। द पोएम स्टार्ट्स विद द जर्नी ऑफ द पोएट विथ हर मदर टू कोचीन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे। देखेंगे द पोएम स्टार्ट्स विद द जर्नी। इस कविता में कवि ये बताना चाहती हैं कि द पोएम स्टार्ट्स विद द जर्नी ऑफ द पोएट विथ हर मदर। यह कविता जो है एक जर्नी से स्टार्ट होती है, जो सिंस लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की बात है कि कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन की तरफ यात्रा पे हैं और उसी की यात्रा का विवरण ये कर रही हैं और उसमें ये दिखाया गया है कि उनकी माँ की स्थिति क्या है, दशा क्या है, उनकी माँ कैसी दिखती हैं, वही वर्णन ये बताया गया। द पोएम स्टार्ट्स विद जर्नी। जर्नी मीन्स होता है यात्रा, जर्नी मीन्स यात्रा, JOURNEY। जर्नी मीन्स यात्रा, जर्नी मीन्स यात्रा ऑफ द पोएट विथ हर मदर कोचीन ऑन मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे। मीन्स पिछले शुक्रवार को कवित्री अपने माता पिता के घर से
कोचीन के लिए यात्रा पे थी। द पोएट नोटिस्ड, नोटिस्ड मीन्स अनुभव करना, नोटिस्ड मीन्स अनुभव करना। द पोएट नोटिस्ड हर मदर, वो अनुभव करती हैं कि हर मदर उनकी माँ, सीटिंग मीन्स बैठी हुई हैं, बिसाइड हर उनके बगल, हु वाज डोजिंग और जो कि ऊँघ रही हैं, क्या कर रही हैं, निद्रा ले रही हैं, एंड ओपन माउथड और उनका मुख खुला हुआ है, एंड हर फेस और उनका चेहरा वाज कलरलेस, मतलब उनका चेहरा जो है कलरलेस हो गया था, मीन्स निष्क्रिय हो गया था, मतलब धुंधला सा पड़ गया था, हाँ फेडेड हो गया था, मुरझाया हुआ था, लाइक एसन, जे एसन, एस मीन्स राख होती है, या इसे आप डार्क से डार्क कहेंगे, हाँ कहने का मतलब है कि अपने माता पिता के घर से कोचीन की यात्रा के दौरान वो अनुभव करती हैं कि उनकी माँ, उनकी मतलब वो देखती हैं कि उनकी माँ उनके बगल में बैठ करके नींद ले रही हैं, मीन्स ऊँघ रही हैं, निद्रा में हैं, और उनका मुंह खुला हुआ है और उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, लगता है कि चेहरा मुरझाया हुआ है। फिर देखेंगे एंड लाइक एसन एंड कॉर्प्स, कैसा लग रहा था, कलरलेस मीन्स आभा, कोई भी सौंदर्य नहीं था, लाइक एसन एंड कार्प्स, कार्प्स मीन्स लाश, कहने का मतलब है उनका जो चेहरा था वो कैसे दिख रहा था, एकदम शव की तरह दिख रहा था, लाश की तरह दिख रहा था। एट दैट, उसी समय द पोएट रियलाइज्ड, पोएट ने, कवित्री ने, रियलाइज्ड मीन्स महसूस करना, रियलाइज्ड महसूस करना, रियलाइज्ड मीन्स महसूस करना। एट दैट द पोएट रियलाइज्ड, और उसी क्षण कवि जो है महसूस करती हैं, दैट हर मदर हैड ग्रू ओल्ड, कि उनकी माता जी बूढ़ी हो चुकी हैं, सून सेपरेटेड दोज थाट्स, लेकिन बहुत ही जल्दी इन विचारों से वो बाहर आती हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि उनकी मदर जो है बहुत बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन पुनः जो है उस विचार को त्याग देती हैं और उस विचार से बाहर आती हैं। एंड आउटसाइड देयर सीम्ड यंग ग्रीन ट्रीज, और बाहर की तरफ देखती हैं कि देयर सीम्ड यंग ग्रीन ट्रीज, जो वहां पे जो है नवयुवक हरियाली भरी वृक्ष हैं, इंजॉइंग चिल्ड्रन, और बच्चे जो है आनंद ले रहे हैं। देयर मीन्स देन रीच्ड एयरपोर्ट, और उसी समय आगे जब बढ़ते हैं तो इनकी गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो ये लोग क्या करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, सीम्ड यंग ग्रीन ट्रीज इंजॉइंग चिल्ड्रन, और दूसरी तरफ वो ये देखती हैं कि घर के बाहर बच्चे जो है हरियाली युक्त जगहों पे बहुत ही आनंद ले रहे हैं। देन रीच्ड एयरपोर्ट, और उसी समय उसके बाद ये लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एंड स्टैंडिंग फार लुक्ड हर मदर, और वो गाड़ी से उतरकर दूर खड़ी होकर के अपने माता जी को देख रही हैं। फाउंड वैन, और उनको ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि वो वैन एकदम पीली पड़ी हुई हैं, कलरलेस लाइक विंटर्स मून, जैसे जाड़े के समय में शिशिर ऋतु में चंद्रमा दिखाई देता है, चंद्रमा की आभा समाप्त हो जाती है, सौंदर्य समाप्त हो जाता है, उसी तरह इनके माता जी का चेहरा पीला पड़ा हुआ है। एंड ओल्ड पेन्स एंड चाइल्डहुड फियर रिटर्न, बट द पोएट कहते हैं कलरलेस लाइक विंटर्स मून एंड ओल्ड पेन्स एंड चाइल्डहुड फियर रिटर्न, बट द पोएट सेड टू मीट सून, और बहुत ही जल्दी ये बचपन का दौर गुजरता है, मीन्स ये बहुत ही जल्दी उस भय से बाहर आती हैं। और फिर क्या कहती हैं, द पोएट सेड, कवित्री कहती हैं कि टू मीट सून एंड वाइल पार्टिंग कंटिन्यूसली स्माइल्ड, कहती हैं कि पोएट सेड, कवित्री कहती हैं टू मीट सून, बहुत ही जल्दी हम आपसे
हमारी मुलाकात आपसे होगी, पार्टिंग, और विदा लेती हैं कंटिन्यूसली स्माइल्ड, और मुस्कुराती ही रहती हैं, मुस्कुराती ही रहती हैं। कहने का आशय ये है कि जो लेखिका हैं वो अपने माता पिता के घर से कोचीन की यात्रा पे हैं, और उनकी गाड़ी में, व्हीकल में जो है उनकी मदर बैठी हुई है, और जिस समय ये ड्राइविंग कर रही होती हैं तो देखती हैं कि ये ऊँघ रही हैं, मीन्स ये नींद ले रही हैं, और इनका मुंह खुला हुआ है और इनका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है, मीन्स इनका चेहरा एकदम लाश की तरह मुरझाया हुआ है। और दूसरी तरफ देखती हैं तो बच्चे जो है घर से बाहर निकल करके हरियाली युक्त जगहों पे खेल रहे हैं, मीन्स आनंद उठा रहे हैं। और जब आगे बढ़ती हैं देखती हैं कि ये लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ये कुछ गज की दूरी पे खड़े होकर के अपनी माताजी को निहारती हैं, देखती हैं कि उनका चेहरा बड़ा पीला पड़ा हुआ है, और पुनः इस भय से, और यह सोचती हैं कि मेरी माताजी अब वृद्ध हो चुकी हैं, लेकिन पुनः जो है इनकी याद जो है तुरंत वहीं पे ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, और यह पुनः जो है ये सोचते हैं कि हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द इनसे होगी, और वह जो है मुस्कुराती ही रहती हैं, मुस्कुराने लगती हैं, और मुस्कुराती ही कंटिन्यूसली, मीन्स लगातार मुस्कुराती रहती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है उस कविता का, उस पाठ का सारांश क्या होता है, संक्षेप में लिखने का। तो यह कविता मदर एट 60 बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, कमला दास ने इसको लिखा हुआ है, और निश्चित रूप से यह आपको 4 नंबर दिलाने वाला है। तो 100% ये मेरा उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हो सकता है कि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो डियर फ्रेंड्स, हम चलते हैं आगे देखते हैं क्या है। देखिए दूसरी पोयम, और अभी आपने देखा कि इसका भी सेंट्रल आइडिया ही इसमें बताया गया है, और सेंट्रल आइडिया के बारे में आपने जाना कि वास्तव में सेंट्रल आइडिया क्या होता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब मुख्य बिंदु, मीन्स उसका सारांश क्या है, शीर्षक क्या है, और कवि या लेखक उस चैप्टर में क्या बताना चाहता है, क्या बताया हुआ है, संक्षेप में वर्णन करने के लिए। संक्षेप में वर्णन करने का अर्थ ही क्या होता है, सारांश होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। आइए दूसरा देखते हैं हम, अ थिंग अ ब्यूटी। अ थिंग अ ब्यूटी इज अ वेरी पॉपुलर पोएम composed by John Keats, a romantic poet, a very popular poet of British, means ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, and he is famous for his ode. In his entire life he has written many odes. For example, Ode to Nightingale, Ode to Psyche, Ode to Grecian Urn, और Ode to Apollo, और इंडिमियान, सेंटेग्नेइस, और इसी तरह जो ये ए थिंग अ ब्यूटी है, ये भी बहुत ही अच्छी कविता है, जो कि इंडिमियान नामक शीर्षक से लिया गया है। यह कविता इंडिमियान नामक शीर्षक से लिया गया है, और आइए हम लोग पढ़ते हैं। और यह जो है आप एक बार पुनः देख लीजिए, यह जो है 2022 में 23 में पूछा गया है। तो चलिए हम इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कहने का मतलब अ थिंग ऑफ ब्यूटी, किसी भी वस्तु का जो सौंदर्य होता है वो हमेशा हर व्यक्ति को आनंद देता है। कहने का मतलब यह है, आई थिंग एक वस्तु का जो सौंदर्य होता है वो हमेशा क्या करता है, हमेशा जो है आनंद प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है। हाँ, आइए। द पोएट जॉन कीट्स हैज रिटन दिस पोएम अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी अराउंड अस। जॉन कीट्स मीन्स जो कवि हैं, हैज रिटन दिस पोएम, इस कविता में ये बताने का प्रयास किया, ये उकेरने का, ये कहने का और ये लिखने का प्रयास किया है कि द थिंग ऑफ ब्यूटी अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ वस्तुएं हैं, वस्तुओं की जो सौंदर्य है वो हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है। आगे देखेंगे, ही सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर एंड नेवर एंड्स। कहते हैं ही सेज, कवि कहता है कि
ही सेज, ही मीन्स कवि, ही मीन्स कवि, ही मीन्स पोएट। पोएट कहता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग किसी भी वस्तु का जो सौंदर्य होता है, इज ए जॉय, एक आनंद है, जॉय मीन्स आनंद है, आनंद है, फॉर एवर हमेशा के लिए, एंड नेवर एंड्स और यह आनंद कभी भी खत्म नहीं होता है। कहने का मतलब कवि इस पंक्ति में, इस कविता में यह बताना चाहता है कि एक वस्तु का जो सौंदर्य होता है वो हमेशा जो है खुशी प्रदान करने वाला होता है और इसका कभी भी एंड नहीं होता है। पुनः देखेंगे, वेन एवर इट इंस्टीड इट गिव्स अस पॉजिटिविटी, और इंस्टीड मीन्स इसके अलावा, इट मीन्स ब्यूटी, गिव्स अस प्रदान करती है, गिव्स अस हमें देती है, गिव्स अस प्रदान करना, अस मीन्स हम लोगों को, जो इंस्टीड इट गिव्स अस पॉजिटिविटी, यह हमें जो है सकारात्मक विचार देता है, एंड मोटिवेशन इन आवर हार्ड टाइम्स, हमारी विषम परिस्थितियों में, हमारे विषम परिस्थितियों में ये हमें मोटिवेशन प्रदान करता है, मोटिवेशन प्रदान करता है मीन्स जो ब्यूटी होती है, जो सौंदर्य होता है, ये हमें पॉजिटिविटी मीन्स एकदम पॉजिटिव एनर्जी से सक्रिय करता है, मोटिवेट करता है विषम परिस्थितियों में। व्हेनेवर जब कभी, देयर सीम्स द हर्डल, हर्डल मीन्स बाधाएं, जब हर्डल्स एंड डाउनफॉल्स इन द लाइफ, जब मानव के जीवन में विपत्तियां आती हैं और डाउनफॉल्स होते हैं, परेशानियां बढ़ती हैं इन द लाइफ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स इनकरेजमेंट, तो जो इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो एक वस्तु का सौंदर्य होता है, गिव्स मीन्स प्रदान करता है, इनकरेजमेंट साहस प्रदान करता है, टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए, एंड वर्क और कार्य करने के लिए। कहने का मतलब ये है जब हम विषम परिस्थितियों में होते हैं तो ये थिंग, जो ब्यूटी होती है, जो वस्तु का सौंदर्य होता है, वो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए और कार्य, अच्छा कार्य करने के लिए। फिर देखते हैं एफोर्ट फॉर द बेटरमेंट, और अच्छा करने के लिए, एंड द निगेटिविटी इज रिमूव्ड, और जो हमारे अंदर नकारात्मक विचारधाराएं होती हैं उनको जो है बाहर निकाल फेंकती है। नेचर आल्सो प्लेज रोल फॉर द सर्वाइवल एंड स्ट्रगल ऑफ द क्रीचर्स, और जो नेचर है, जो प्रकृति है, ये भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है फॉर द सर्वाइवल, लिविंग बीइंग के लिए, एंड स्ट्रगल ऑफ द क्रीचर्स, और प्राणियों के लिए। मीन्स जो नेचर होती है यह भी बहुत संघर्ष करती है कि जो नेचर, जो प्रकृति की गोद में रहता है, उसको, उसका विकास करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए प्रकृति भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। नेचर ऑलवेज टीचेज, जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, वो हमेशा हमें क्या करती है, शिक्षा देती है। क्या करती है, शिक्षा देती है। माइटी डीड्स, ये डीड्स थोड़ा सा गलत है, ये डीड्स की स्पेलिंग ये होती है, माइटी डीड्स आर आवर esteemed ancestors, mighty deeds are our esteemed ancestors who did their best, थोड़ा सा यहाँ पे डीड नहीं, डेड ही सही है। हाँ देखेंगे, माइटी डीड्स आर आवर esteemed ancestors, और हमारे जो पूर्वज हैं, हु डिड दियर बेस्ट फॉर द सोसाइटी, जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा किया हुआ है, दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उन्हें हम भूल नहीं सकते। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, एंसेस्टर्स पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी अच्छाइयों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, मतलब ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद के रूप में। वी फाइंड द इमॉर्टल ड्रिंक, और
हमें जो है उनसे जो है इमॉर्टल ड्रिंक, अमरता प्रदान होती है, दैट इज नॉलेज एंड मॉरल, ज्ञान और नैतिकता। हमारे पूर्वजों से हमें ज्ञान और नैतिकता प्राप्त होती है, ज्ञान और नैतिकता प्राप्त होती है। द लीगेसी वी रिसीव फ्रॉम आवर सीनियर्स, और जो हम अपने सीनियर से कुछ प्राप्त किए हुए हैं, दीज ऑल थिंग्स, ये सभी वस्तुएं डेवलप पॉजिटिविटी, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करती हैं, विच इज ए जॉय फॉर एवर, जो कि हमेशा के लिए आनंददायी होती है, जो कि हमेशा के लिए आनंददायी होती है। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा सेंट्रल आइडिया के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कविता ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ए थिंक ऑफ ब्यूटी में कवि यही बताना चाहता है कि जो वस्तु का सौंदर्य होता है, किसी वस्तु का जो सौंदर्य होता है, वो आदमी को हमेशा जो है पॉजिटिव एनर्जी देती है और उसे प्रेरणा प्रदान करती है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, और उनके जीवन में हमेशा जो है खुशी भरने का प्रयास करती है। और अगली पंक्ति में उन्होंने ये बताया कि नेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और प्रकृति भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है व्यक्तियों के उत्थान के लिए, और वह उन्हें सजेस्ट करती है। और आगे फिर अगली पंक्ति में कहा कि जो उनके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का मूल्यांकन हमें करना चाहिए और उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। फिर आगे की लाइन में बताया गया वी फाइंड द इमॉर्टल ड्रिंक, और उन्हीं से हमें जो है इमॉर्टल अमरता रूपी जो है अमृत प्रदान होता है, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद प्रदान होते हैं, ज्ञान प्रदान होते हैं, नैतिकता प्रदान होती है, और जो हमारे एल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे भी हमें ढेर सारी अच्छाइयाँ प्राप्त होती है। दीज ऑल थिंग्स डेवलप्स पॉजिटिविटी, और यही सारी चीज़ें हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करती है, विच इज जॉय फॉर एवर, जो कि क्या है, विच इज जॉय, जो कि एक आनंद है, हमेशा के लिए एक आनंद है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का चैप्टर देखते हैं। आगे का चैप्टर क्या है, देखिए अब इसमें है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हैं, उसी पोइट्री बेस्ड एमसीक्यूज हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू माई मदर एट 60। द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू। देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 मीन्स ऑप्शन नंबर ए में बताया गया कि कवर अप हर पेन, बी मेक हर सेल्फ हैप्पी, सी टू मेक हर मदर हैप्पी, डी टू मेक हर फादर हैप्पी। आंसर होगा ए कवर अप हर पेन, अ कवर अप हर पेन। क्वेश्चन नंबर 2, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज। देखिए जो लाइन दी गई है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज, ये इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है। फिगर ऑफ स्पीच आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। फिगर ऑफ स्पीच का हिंदी मतलब हिंदी होता है अलंकार। अलंकार भी आपके यहाँ 2 नंबर के पूछे जाएंगे, और उस 2 नंबर में जो है आपको जो है ऐसे ही मल्टीपल चॉइस दिया रहेगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। देखेंगे स्माइल एंड स्माइल इज। देखिए आप हिंदी में जानते होंगे जिस हिंदी वर्ड की एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ क्या अनुप्रास अलंकार होता है। इसी तरह यहाँ पे स्माइल, देखिए सेम स्माइल फिर स्माइल, तो रेपिटेशन है यहाँ पे। ऑप्शन ए अलिट्रेशन, ऑप्शन बी रेपिटेशन, एंड ऑप्शन सी सिमिली, एंड ऑप्शन डी है मेटाफर। तो राइट ऑप्शन इज रेपिटेशन। रेपिटेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच in the given question. Question number 3, the narrator again compared her mother to. The narrator again compared her mother to. जो नरेटर है, वक्ता है, वो अपनी माँ को जो है कंपेयर किससे करता है? समर सेशन, रेन है ऑप्शन ए समर सेशन, ऑप्शन बी रेन क्लाउड्स, ऑप्शन सी लेट विंटर मून, एंड ऑप्शन डी ट्रीज एंड प्लांट्स। तो अभी अभी आपने पढ़ा था, वो अभी अभी पोएम आपने देखा, उस पोएम में यही बताया गया था कि नरेटर जो है अपने मदर की
मदर का जो है कंपेयर लेट विंटर्स मून से करता है। किससे करता है? लेट विंटर्स मून से करता है। दैट इज टू से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रीज स्प्रिंटिंग इज अ पोएटिक डिवाइस इट इज। देखिए, ट्रीज स्प्रिंटिंग इज ए पोएटिक डिवाइस। ट्रीज स्प्रिंटिंग, देखिए ट्रीज स्प्रिंट करना, जो पौधे हैं भाग रहे हैं, पौधे नहीं भाग रहे हैं, पौधे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि गाड़ियां चल रही हैं। एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पौधे भाग रहे हैं, और इसमें आपका आंसर होगा पर्सनिफिकेशन। आंसर होगा पर्सनिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कीपिंग क्वाइट आपका दूसरा चैप्टर है, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट से आपके क्वेश्चन, कीपिंग क्वाइट से आपके क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैन नीड्स टू लर्न अ लेसन फ्रॉम। मैन नीड्स टू लर्न अ लेसन फ्रॉम ऑप्शन ए मून, ऑप्शन बी स्टार्स, एंड ऑप्शन सी अर्थ, एंड ऑप्शन डी सन। आपको जब चैप्टर पढ़ाया गया था कीपिंग क्वाइट, उसमें बताया गया था मैन नीड्स टू लर्न लेसन फ्रॉम अर्थ। लेसन फ्रॉम अर्थ कहने का मतलब है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पोएट, wars that are fought have no, option A soldiers, option B weapons, option C fighter planes, and option D survivors. तो the correct answer is option D. Correct answer is option D, survivors. Question number 3, could see is a poetic device. could see sorry cold see is a poetic device. poetic device का मतलब होता है वही फिगर ऑफ स्पीच। cold see is a poetic device. कोल्ड सी, देखेंगे कोल्ड जो समुद्र होता है, वो कोल्ड सी, समुद्र जो है कोल्ड होता है। कोल्ड सी ठंडा समुद्र, ठंडा समुद्र। अब देखेंगे इसमें क्या है, इसका ऑप्शन ए है पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसफर एपिथेट, ऑप्शन सी है मेटाफर, एंड ऑप्शन डी है एलिट्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट मीन्स, एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव होता है, एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब एडजेक्टिव होता है। देखेंगे एडजेक्टिव, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रांसफर एपिथेट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट रस विदाउट इंजन्स रिफर्स टू। विदाउट रस without engines refers to option number A no noise, option B no hurry to go to the office, and option C no traveling, and option D no holiday. तो without rush without engine refers to no noise. no noise means correct answer is option A. correct answer is option A. आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच, अब यहाँ पे आपके सामने फिगर्स ऑफ स्पीच दिया गया है। तो फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार। फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब किसी भी लाइन को हम जब सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, मतलब उसमें मतलब लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो वो फिगरेटिव बन जाता है और उसे हम फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत लाते हैं। अंग्रेजी में जो है ढेर सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, जो कि ढेर सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, और जो इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं आप देखेंगे, पहला सिमिली, दूसरा मेटाफर, तीसरा पर्सनिफिकेशन, और चौथा ऑक्सीमोरन, और पांचवा सिमिली हुआ, मेटाफर हुआ, पर्सनिफिकेशन हुआ, ऑक्सीमोरन हुआ, एंटीथेसिस,
फिर देखेंगे एपिग्राम हुआ, एपिग्राम हुआ, और हाइपरबोल देखेंगे, हाइपरबोल देखेंगे, और एक और देख लीजिए जिसे आप कहते हैं हाइपरबोल के अलावा कहते हैं, एक और दिमाग में आ रहा था, देखिए भूल गए, तो हाइपरबोल, ओनोमोटोपिया देख लीजिए, ओनोमेटापोइया, ओना गलत हो, स्पेलिंग गलत है, देखेंगे ओनोमेटापोइया, ये देखेंगे, ये नियर अबाउट देखिएगा, नियर अबाउट ये फिगर्स ऑफ स्पीच आपके यहाँ आते हैं, लगभग इसी में से आपके यहाँ आ जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको आपको समझाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, और देखिएगा ज़रा, और फिर देखेंगे ज़रा, ठीक, देखेंगे जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इसमें हमने आपको 7 या 8 टाइप का फिगर ऑफ स्पीच बताया है, और इन 7-8 टाइप्स के जो फिगर ऑफ स्पीच उसी में से आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 देख लीजिए, जैसे सिमली हुआ, सिमली क्या होता है, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यह एक तरह का अलंकार है, इन विच, जिसमें दो डिसिमिलर मीन्स समान, डिसिमिलर मीन्स असमान ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं की, मीन्स इस फिगर ऑफ स्पीच में 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड टुगेदर, दो मतलब सिमिली नामक फिगर ऑफ स्पीच में 2 डिसिमिलर वस्तुओं का क्या होता है, तुलना होता है एक दूसरे से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सम क्वालिटी आर क्वालिटी दैट आर कॉमन टू द बोथ, और इन दोनों क्वालिटीज में एक क्वालिटी दोनों की सेम होगी, डिसिमिलर थिंग होंगे, लेकिन इन दोनों में जो तुलना होगी, तुलना में से एक जो क्वालिटी होगी दोनों में सेम होगी। आइए एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, और उसमें मीन सिमिली में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं जिससे हम पहचानते हैं कि ये सिमिली है। देयरफॉर मीन्स देयरफॉर यूजेज सच वर्ड्स कंपैरिजन, और कंपैरिजन के तौर पे, कंपैरिजन के लिए हम कुछ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे एज, लाइक, एज, जस्ट एज, like as, such as, and so on, so। देखिए like, as और so, यही 3 वर्ड हैं, like, as, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिस किसी लाइन में like, as और so मिल जाए तो आप समझिए कि लगभग उस लाइन में जो है आपका सिमिली ही फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो एग्जांपल के तौर पे देखें कि लाइक समर टेम्पेस्ट केम हर टीयर्स, लाइक समर टेम्पेस्ट केम हर टीयर, लाइक मिल गया, इसलिए क्या हुआ, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। एरर्स लाइक स्ट्रॉस अपॉन द सरफेस फ्लो, यहाँ पे देखिए लाइक मिला, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, सिमिली हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर एग्जांपल देखना चाहें देखिए, जैसे ही फाट
ही रन्स लाइक लायन, ही रन्स लाइक लायन। अब देखिए ही रन्स लाइक लायन, अब देखिए दो डिसिमिलर थिंग है, ही मीन्स व्यक्ति और लायन मीन्स जानवर, ठीक। और वर्ड मिला लाइक, तो ही रन्स लाइक लायन, वह शेर की तरह दौड़ता है, दूसरा देखेंगे सी लुक्स लाइक फ्लावर। अब इसमें देखेंगे ये फ्लावर की तुलना, सी की तुलना फ्लावर से की गई और वर्ड लाइक आया, इसलिए हमारा ये शिमली हुआ। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं। अगला फिगर ऑफ स्पीच है आपके सामने, क्या है? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का हिंदी मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है विरोधाभास। एग्जाम्पल देखें, डिफिनेशन देखेंगे, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, इन विच जिसमें टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स, दो विरोधी शब्द और एक्सप्रेशन आर पुट टुगेदर, एक ही साथ रखे जाते हैं, दो विरोधी वर्ड्स एक ही साथ रखे जाते हैं इन अ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट में, so as to appear false but which come out to be true after a careful reading. It heightens poetic effect by creating contrasting situations. For example में देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, मैकाले हैज रिटन अबाउट ए स्प्लेंडिड एंड गेस्टली ट्रायम्फ। देखेंगे ऑस्टेंटियस सिंप्लिसिटी, ऑस्टेंटियस। अब वर्ड देखेंगे स्प्लेंडिड एंड गेस्टी, देखिए एक स्प्लेंडिड हुआ, दूसरा जो हुआ गेस्टली हुआ। दूसरा देखेंगे ऑस्टेंटियस, ऑस्टेंटियस का मतलब सोई, सिंप्लिसिटी मीन्स सामान्य व्यक्ति। एंड द क्रूअल मर्सी, क्रूअल मीन्स निर्दयी, मर्सी मीन्स दया से भरा हुआ। Of the murderers, these are fully contradictory statements having the words which are opposite in meaning and yet they are seemingly true and beautiful। कहने का मतलब है जो ऑक्सीमोरॉन नामक फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें उस स्टेटमेंट में दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं, जैसे इविल गुड, जैसे एक वर्ड है इविल गुड, इविल मीन्स बुरा, गुड माने अच्छा। क्रूएल मर्सी, ना। ओपन सेक्रेट, ऐसे ही एग्जाम्पल देखेंगे, द आइडियल, दस आइडियल और बिजी। आइडियल मीन्स निठल्ला व्यक्ति, बिना काम का व्यक्ति, और बिजी मतलब व्यस्त व्यक्ति। देखिए दोनों वर्ड्स क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, रोल्स द वर्ल्ड अवे। फिर देखेंगे जेम्स फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट मीन्स बुद्धिमान, फूल मीन्स मूर्ख। देखिए यहां भी देख लीजिए वाइजेस्ट साथ में है, फूल मूर्ख, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, और अब हम आज का लेक्चर अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पे यदि नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें, ताकि आपको जो है हमारी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू अगेन।